नेक्स्ट हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, or rather evolution of high-level programming languages. So initially the high-level programming languages were sequential, which means that you would write a set of instructions और कंपाइलर उसको उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोड है तो ये इस तरह से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते और कंपाइलर एग्जैक्टली इसको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करके प्रोग्राम को लास्ट इंस्ट्रक्शन पे एंड कर देता। इस तरह के प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कॉमन इशू ये था कि हमारे पास जनरली प्रोग्रामिंग में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि वो हमें बार बार उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो आइदर वो आपको रिकोड करने पड़ते हैं जब भी आपको उसकी दोबारा ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपाइलर स्टेटमेंट्स को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहा होता है वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो था वो उसके अंदर एक मेजर इशू था। देयर वॉज अ कीवर्ड ऑफ गो टू जो आपको किसी टारगेट lines of code above that is already executed पे आपको ले जाता, but that wasn't very efficient and was introducing problems of its own. So the next thing that was introduced was procedural programming. So procedures, functions और methods basically करते क्या हैं कि उसमें वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें पता है कि ये हमें रिपीटेडली चाहिए होंगे, वी टेक देम आउट ऑफ द मेन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारे प्रोग्राम का मेन फ्लो होगा और वो फंक्शन या फंक्शंस या प्रोसीजर्स जो हमें पता है कि वो रिपीटेडली चाहिए होंगे उसको हम अलग से कोड कर देते हैं एंड वी लेबल देम। वो लेबल जो है वो फंक्शन का नाम होता है। सो बेसिकली हमने क्या किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलग करके उसको एक लेबल असाइन कर दिया, एक नाम उसको दे दिया। अब हमें इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वी वुड जस्ट कॉल इट्स नेम और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें इनको वन बाय वन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट कॉलिंग द नेम इज़ सफिशेंट और उसके बेस पे उसकी बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो जस्ट बाय रिफरिंग टू द नेम ऑफ द फंक्शन हम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अपने मेन फ्लो ऑफ द कोड के अंदर बार बार कॉल कर सकते हैं और वो हमारे लिए इंटेंडेड जॉब जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे। सो दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। But a problem with procedural programming is that it basically takes care of the flow of the program और data की care नहीं करता। So if I need different types of data, for example, I need an integer a and then something like, let's say, in order to define the name of this person, I store it as string n। तो ये सब जो है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हम वेरिएबल्स को खुद लुक आफ्टर करते हैं। देयर वाजंट अ मैकेनिज्म इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंश्योर कर सके कि ये डेटा के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स ना आए। जनरली प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल डायमेंशंस के साथ स्टोर करना चाहें। अगर हमने स्टूडेंट्स के सिर्फ मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमें डेटा के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ वी आर स्टोरिंग द नेम्स एंड जीपीएस ऑफ द स्टूडेंट्स तो फिर हमारे पास एक एरे जो है वो नेम्स के लिए आ जाएगी और एक एरे जो है वो जीपीएस कोर्स के लिए आ जाएगी। अब हम दो डिफरेंट एरेज को मैनेज कर रहे हैं एंड देयर आर चांसेस कि ये मिसमैच हो जाए आपस में। हम सॉर्टिंग में एक को कर लें दूसरे को ना करें, किसी का नेम रिमूव हो जाए, उसकी वैल्यू जीपीए की रह जाए। सो डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसीज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करता। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस हो गए जो बेसिकली यूज़र डिफाइंड टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर्स के यूज़ करते हुए हम अपने यूज़र और कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं which are basically built on top of the basic data types. For example, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की टाइप डिफाइन करता हूँ, so let's say this student has a name of type string, it has GPA of type float, and the same way it has got some other attributes, for example semester. So just by creating an object or rather a complex variable that we call it, if we name it as S1 तो मेरे पास S1 के अंदर एक name का variable होगा, GPA का होगा और उसका semester का होगा। So
S1 is basically the package that has enclosed these three different data types, और अब ये combined मुझे एक नाम से available होंगे. So the same way, if I have multiple students, so I'll have another student named S2, and S2 will also have a name, GPA, and semester. So just by packaging these different variables together, अब वो चांसेस जो हैं उसकी गलती करने के काफ़ी कम हो गए कि हम एक के नाम और दूसरे जीपीए को आपस में एसोसिएट करें, क्योंकि अगर S2 को हमने कहीं मूव करना है सो वो एज अ पैकेज एज अ होल मूव करेगा, अपनी नेम, जीपीए और सेमेस्टर सब कुछ जो है वो उसके साथ मूव होंगे, एंड देयरफॉर देयर आर लेसर इश्यूज ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसीज. सो दैट वाज अ मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अलाउड अस टू डिफाइन स्ट्रक्चर्स विद द कीवर्ड स्ट्रक्ट, और उसके थ्रू पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं विच आर बेसिकली टाइप ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो हम बेसिक डेटा टाइप्स को मिला के उसकी कॉम्बिनेशंस बना के उससे बनाते हैं. बट अ प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग वाज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में अब आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोसीजर्स भी ऑलरेडी हैं, लेकिन कोई ये मैकेनिज्म नहीं है कि कौन से फंक्शंस या प्रोसीजर्स कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए काम करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमें एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट के स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें इसके साथ कोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फैकल्टी की भी पड़ सकती है, लेक्चर्स की भी पड़ सकती है. सो प्रोसीजर्स में ये जजमेंट करना मुश्किल था कि ये प्रोसीजर्स जो हैं किस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ डील करेंगे. सो बेसिकली डेटा के जो टाइप्स हमने डिफ़ाइन किए हैं और जो प्रोसीजर्स डिफ़ाइन किए हैं उनके बीच में कोई बाइंडिंग नहीं थी या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था दैट वुड रिस्ट्रिक्ट कि ये फंक्शंस जो हैं ये सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स या टाइप्स के लिए काम करेंगे. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. In object-oriented programming, classes were introduced which basically combines the properties of structure to define custom data types by combining different basic data types, but the additional thing that it did was कि इसने procedures को उठा के इसका हिस्सा बना दिया. So क्लासेस के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स भी होंगे और मेंबर फंक्शंस भी होंगे, और वो फंक्शंस सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने के लिए होंगे. सो बेसिकली ये सेपरेशन इसके अंदर आ गई ऊप के अंदर कि हमारे पास एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे एंड देन वी वुड हैव द मेंबर फंक्शंस, और ये फंक्शंस जो हैं जिसको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं इसलिए हैं कि ये सिर्फ इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होंगे. तो हमारे पास जनरल फंक्शंस या प्रोसीजर्स भी होंगे, लेकिन मेंबर फंक्शंस वो होंगे जो सिर्फ इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होंगे. द सेम वे ये इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं ये हर क्लास के लिए इसकी एक कॉपी बनेगी, जस्ट वाज द केस इन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग. तो इसने बेसिकली ये जो डेटा और फंक्शंस के बीच में जो बाइंडिंग थी उसको एक्सप्लिसिट कर दिया, उसको रिफाइन कर दिया, और वो इनकन्सिस्टेंसीज जो प्रॉब्लम्स थे वो बीच में से निकल गए. ऊप में हमें और भी एडेड फीचर्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जो आगे जाके हम OOP के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो OOP was another breakthrough that was being used, and then we have aspect-oriented programming. In aspect-oriented programming, the classes or objects were rather combined based on aspects or features of the product that was being developed. But generally, industry में object-oriented programming जो है, that is quite popular.